नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सोलो सॉल्यूशन परिवार में। लीजिए, हम हाजिर हो गए एक बार फिर से आपको जीव विज्ञान से संबंधित 5 बिंदु यहाँ पर हमने जीव विज्ञान से भी लिए हैं। और ये 5 बिंदु हमारे कौन कौन से रहेंगे? 5 बिंदु हैं और इसमें क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन में देखते हैं आप कितने सही करते हैं। 5 बिंदु कौन कौन से लिए हमने? एक लिया है जीव विज्ञान और उसकी उपशाखाओं से, एक बिंदु लिया है हमने जैव विकास से, एक बिंदु हमने लिया है वर्गीकी से, और एक बिंदु है हमारे पास आनुवांशिकता, और अंतिम बिंदु है जैव उर्वरक। तो इन 5 बिंदुओं से हमने यहाँ पर क्या किया, बायोलॉजी को शुरुआत की है। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे 4 वीडियो में हम इसको खत्म करें और 8 तारीख से पहले पहले चारों वीडियो आपको मिले जीव विज्ञान की, इसी प्रकार से रसायन विज्ञान की और इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान की। जो भी आपके 10 से लेकर ग्रेजुएशन बेस तक जो भी संभावित प्रश्न है, जो भी बनने की संभावनाएं नजर आती है, उस सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है, उनको एक कंपाइल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे पास, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इक्विथियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी है मैलेकोलॉजी। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंटेमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो इक्विथोलॉजी किसे कहते हैं? तो इक्विथोलॉजी मत्स्य की संरचना, मतलब मत्स्य वर्ग की संरचना, उनके कार्य की फंक्शंस, इनका अध्ययन जो करता है वो कहलाता है इक्विथोलॉजी। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। ठीक है, पैरासिटोलॉजी, ठीक है, पैरासिटोलॉजी क्या कहलाता है? परजीवी जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैरासिटोलॉजी कहते हैं। और मैलेगोलॉजी कहते हैं मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। तो मोलस्का और इनके खोलों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है मैलेगोलॉजी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, या इसमें और देख लेते हैं, पक्षियों का अध्ययन या पक्षियां जो संबंधित है वो ऑर्थोनोलॉजी से संबंधित होती है, वंशागति संबंधित होती है जेनेटिक्स से, पर्यावरण संबंधित होता है इकोलॉजी से, और जीवाश्म संबंधित होता है पेलियोबायोलॉजी से। इनको भी आप ध्यान रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास जंतु जीवाश्म का, ऑप्शन बी है शैवाल का, ऑप्शन सी है फफूंदी का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जंतु जीवाश्म का अध्ययन हम किसमें करते हैं? सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें राइट आंसर। पैलियो वनस्पति का अध्ययन में हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो पैलियो जो वनस्पति होता है, पैलियो बॉटनी होता है, इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण क्या हो गए थे? दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों और चट्टानों से प्राप्त होती है और जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। और प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन बी है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी है कीटों को मारने का विज्ञान। जी बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन क्या कहलाता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहलाता है कीट संवर्धन। तो कीट संवर्धन जैसे कीटों जैसे केचुआ वृद्धि करने का एक विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र होता है। क्वेश्चन बन सकता है कृषकों का मित्र निम्न में से कौन है? ठीक है, तो केचुआ है और इसे भूमि की आंत भी कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? उत्तम जैव उर्वरक होते हैं केचुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ठीक है, तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सर्पेंटोलॉजी, ऑप्शन बी है आर्थोनोलॉजी, ऑप्शन सी है हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन डी है इक्विथोलॉजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्पेंटोलॉजी क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है।
ठीक है, तो सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है और हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों या सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और इक्विथोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिथोट्रिप्सी क्या है। ठीक है, तो लिथोट्रिप्सी क्या है? पत्थरों पर लिखने की कला। ऑप्शन बी है गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन विधि से पत्थरों की आयु ज्ञात करना। या ऑप्शन नंबर डी है गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे की पथरी किरणों को तोड़ना इसका क्या है? राइट आंसर है। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी को किरणों से तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। तो एक चिकित्सीय प्रक्रिया होती है जिसमें किरणों की सहायता से क्या किया जाता है? गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित जो पथरी होती है उसको तोड़कर मरीज का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर बी है अमीबा। ऑप्शन नंबर सी है कवक। या ऑप्शन नंबर डी है युगलिना। यस, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नील हरित शैवाल क्या है? सबसे पुराना जीव माना जाता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो होता है वो नील हरित शैवाल होता है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने क्या किया था? सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण किया था। तो सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करने वाले प्रथम जीव भी कौन है? नील हरित शैवाल है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस जो होती है वो वायुमंडल में फैलने लगी जो कि अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। ठीक है, तो अन्य जीवों का विकास में किस प्रकार से सहायक हुई ये चीजें भी आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास स्पेंसर ने। ऑप्शन बी है डार्विन ने। ऑप्शन सी है वालेस ने। ऑप्शन डी है हैक्सले ने। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डार्विन ने क्या किया था? विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तावित किया था या प्रतिपादन इसका किया था। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन जो थे वो इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक है, इन्होंने डार्विनिज्म या डार्विनवाद प्रस्तुत किया और डार्विनवाद जो था ये प्रकृति, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकृति वर्णवाद भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। और डार्विनवाद की जो इन्होंने विस्तृत व्याख्या की थी वो इन्होंने एक अपनी जो पुस्तक थी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति इसमें इन्होंने इसकी क्या की थी? विस्तृत व्याख्या की थी। ठीक है, तो डार्विन का जो प्रकृतिवाद है या प्राकृतिकवाद है, वर्णवाद है, इसमें ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर यह क्या था? आधारित था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक कौन कौन है? ऑप्शन ए है आपके पास उत्परिवर्तन। ऑप्शन बी है हासिल किए हुए गुण। ऑप्शन सी है लैंगिक जनन। या ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास का जो प्रमुख या मुख्य कारक है वो होता है प्राकृतिक वर्ण। तो जैव विकास या इवोल्यूशन का मुख्य जो कारक है वो प्राकृतिक वर्ण है, नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों द्वारा अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक वर्ण या चयन ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपी या जीनोटाइप्स तथा एलील जीनों दोनों को ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो एलील जीन हमारे पास कौन से होते हैं? जो कि डोमिनेंट होते हैं, जो कि प्रभावी हमारे पास जीन होते हैं। तो ये दोनों ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण ये परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, ऑप्शन ए है जावा मनुष्य। ऑप्शन बी है क्रो-मैग्नोन मनुष्य। ऑप्शन सी है नियंडरथल मनुष्य। या ऑप्शन नंबर डी है पेकिंग मनुष्य। यस, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्रो-मैग्नन मनुष्य जो है वो आधुनिक मनुष्य के हाल ही के पूर्वज हैं। ठीक है, तो क्रो-मैग्नोन ये क्या है? आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज है तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज होमोसेपियंस फॉसिल्स। ठीक है, होमोसेपियंस फॉसिल्स भी इसको मानते हैं, सब स्पीसीज है। तो क्रो-मैग्नोन जो उनका शरीर जो होता है ये गठा हुआ होता था और लगभग 166 सेंटीमीटर या 6 फुट लंबा ये थे। इनकी जो कपाल गुहा थी वो 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर होती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है?
ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है? ऑप्शन ए है उभयचर व पक्षी, ऑप्शन नंबर बी है सरीसृप व पक्षी, ऑप्शन नंबर सी है सरीसृप व स्तनधारी, ऑप्शन नंबर डी है पक्षी व स्तनधारी। यस, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी जो कहलाती है वो कहलाती है आर्कियोप्टेरिक्स कहलाती है। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था। तो किस वर्ग में किस समय पाया जाता है? तो जुरैसिक युग में यह पाया जाता था। इसके जो जीवाश्म है वो लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिलती हैं और यह सरीसृप पक्षियों तथा सरीसृपों के बीच का संयोजक जंतु था। इसमें सरीसृपों के भांति लंबी पूंछ होती थी, रेप्टाइल्स के भांति इनकी पूंछ लंबी होती थी और चोंच जो होती है उसमें दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में क्या थे? रूपांतरित थे। ठीक है, तो यह जंतु जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। ठीक है, तो जैव विकास को इस प्रकार सिद्ध करता है कि धीरे धीरे जैव विकास हुआ और ये चीजें जैसे पक्षियों और इसके बीच की जो पक्षियों और सरीसृप के बीच की जो कड़ी है वो आर्कियोप्टेरिक्स मानी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डायनासोर थे। ऑप्शन ए है आपके पास सीनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी है मीसोजोइक पक्षी, ऑप्शन सी है पैलियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन नंबर डी है मीसोजोइक सरीसृप। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो डायनासोर थे वो मीसोजोइक सरीसृप थे, मीसोजोइक सरीसृप के थे। तो डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो कि मध्य जीवी या मीसोजोइक महाकाय, ठीक है, तो मीसोजोइक एरा में ये थे और इनके जो मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्राइसिक कल्प, ठीक है, जो कि 3.8 करोड़ वर्ष का था, जुरैसिक कल्प जो कि 5.7 करोड़ वर्ष का था और तथा क्रिटेशियस कल्प जो 7 करोड़ वर्ष का था, इनमें बांटा गया था। तो क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीप के जुड़ने से गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने पर तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों का व्यापक विलुप्त हो गई। ठीक है, तो व्यापक रूप से विलुप्त हो गई थी कब? जब ये लास्ट वाला हमारा क्रेटेशियस जो कल्प था, इसमें क्या हुआ, उल्का पिंड और जो गोंडवाना महाद्वीप था पृथक हुए, तो इसमें लगभग 76% जो जातियां थी यहां पर विलुप्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारे पास, गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, ऑप्शन ए है आपके पास वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, ऑप्शन बी है वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, ऑप्शन सी है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। बिल्कुल, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो समतापी या होमोथर्मल जो हमारे पास होते हैं, ये गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड होते हैं, जंतु होते हैं, इनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पक्षी आते हैं, स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी जो उनके अंतर्गत आते हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु जो होते हैं वो असमतापी होते हैं और जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13वें प्रश्न की ओर। निम्न में कौन एक वास्तविक मछली है? तो निम्न में कौन एक वास्तविक मछली है? ऑप्शन ए है रजत मीन, ऑप्शन बी है क्रेफिश, ऑप्शन सी है जेलीफिश, या ऑप्शन नंबर डी है कैटफिश। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कैटफिश क्या है? एक वास्तविक मछली है। ठीक है, तो देखिए जो रजत फिश होती है या रजत मीन होती है, सिल्वर फिश होती है, एक छोटा पंखहीन कीट होता है, और क्रेफिश जो होती है ये कड़े खोल वाला जानवर है, और जेलीफिश क्या होता है? कशेरुकी जंतु नहीं है तथा मछली की श्रेणी में नहीं आता है, अतः कैटफिश क्या है? इसका वास्तविक उदाहरण या रियल उदाहरण है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए है व्हेल मछली, ऑप्शन बी है अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी है दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी है ध्रुवीय भालू। यस, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेल मछली क्या है? सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और 15वां प्रश्न आज का, निम्न में उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए है चमगादड़, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है चील, ऑप्शन नंबर डी है तोता। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है कि चमगादड़ जो होता है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी होता है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, और ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी होता है, रात्रि में चलता है, और ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्र बाहु जो होते हैं वो पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। यह त्वचा की झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है, एवं किसका निर्माण करती है? पंखों का निर्माण करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया बताता है, ऑप्शन ए है बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, ऑप्शन नंबर बी है केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन नंबर सी है केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को, या ऑप्शन नंबर डी है जल एवं स्तन दोनों पर रहने वाले पशुओं को। यस, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीबियन जो होते हैं वो उभयचर होते हैं, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं या जीवों को क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं। एम्फीबिया जो होता है ये अर्थात ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है, मतलब नियोजित होता है। मतलब उसके दोनों प्रकार के जीवन, दोनों प्रकार से ये दोनों स्थल में भी और जल में दोनों जगह ये रह सकते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनका शरीर का तापक्रम क्या होता है? वातावरण के तापक्रम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेंढक, टोड इत्यादि इसके क्या है? उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक कपी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है गिबन, ऑप्शन नंबर बी है गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर सी है लंगूर, ऑप्शन नंबर डी है ओरंग उटान। यस, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, लंगूर क्या है? एक कपी नहीं है। ठीक है, बाकी गिबन, गोरिल्ला, ओरंगटान ये सारे क्या हैं? कपी हैं। बट देखते हैं आगे। तो कपी प्राणी जगत में हेमिनो इडिया महापरिवार का सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक होता है हीन कपी, इसमें क्या होते हैं? छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन, और एक होता है महाकपी, इसमें क्या होते हैं? मानव आकृति वाले या मानवनुमा कपी इनमें होते हैं, जैसे चिंपैंजी हो गया, ठीक है, गोरिल्ला हो गया, मनुष्य हो गया, और ओरंग उटान हो गया। और लंगूर जो होता है ये कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में इसको शामिल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। ऑप्शन ए है आपके पास ऑक्टोपस, ऑप्शन बी है स्क्विड, ऑप्शन सी है कोरल, ऑप्शन नंबर डी है जेलीफिश। बिल्कुल राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्विड क्या है? सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। ठीक है, तो जो इसकी जो अधिकतम ये लंबा हो सकता है, तो 12 से 14 मीटर तक ये लंबा लगभग हो सकता है। ठीक है, स्क्विड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जुगनू होता है एक। ऑप्शन ए है मोलस्क, ऑप्शन बी है कीट, ऑप्शन नंबर सी है कृमि, ऑप्शन नंबर डी है सूत्रकृमि। यस, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है कीट। तो जुगनू क्या होता है? एक कीट होता है। ठीक है, तो जुगनू या खद्दोत कीटों का एक परिवार होता है, और इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्त उत्पन्न करके अपनी संगी को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अपना संगी को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? दीप्त उत्पन्न करते हैं, जलते हैं। ठीक है, इनके लाइट होती है। दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए भी ये इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक जो होता है वो ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। तो ल्यूसीफेरस क्या करता है? एक इस प्रकार का सिक्रेशन वहां पर करता है जो कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या करता है? लाइट उत्पादन या लाइट उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारे पास चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधिपादीय, ऑप्शन नंबर अधिपादपीय, ऑप्शन नंबर बी है तवणोद्भिद, ऑप्शन नंबर सी है मरुद्भिद, ऑप्शन नंबर डी है शैलोद्भिद। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा शैलोद्भिद। चट्टान पर उगने वाले जो पादप होते हैं उनको क्या कहते हैं? शैलोद्भिद कहते हैं, शैल पर उगने वाले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ठीक है, तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है जड़, ऑप्शन नंबर बी है फल, ऑप्शन नंबर सी है पुष्प, ऑप्शन नंबर डी है तना। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? तना। तने से, पौधे के
जो हल्दी का पौधा होता है उसके तने से यहाँ पर क्या की जाती है, हल्दी प्राप्त की जाती है। तो पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है वो परिकंद होता है, राइजोम होता है, जो कि एक अंतर्भौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार होता है। हल्दी पौधे का एक परकंदीय राइजोमेटस बहुवर्षीय साकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लांगा है। ठीक है, और यह कुल जिंजबेरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्ण कटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन ए है आपके पास गन्ना, ऑप्शन नंबर बी है अदरक, ऑप्शन नंबर सी है आलू, ऑप्शन नंबर डी है शकरकंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शकरकंद क्या होता है? इसका जो संग्रह अंग जो होता है वो तना नहीं होता है। बाकी गन्ना, आलू, अदरक, इनका जो संग्रह अंग होता है वो कौन सा होता है? तना होता है। तो गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रहण अंग तना है। जबकि शकरकंद का संग्रहण अंग क्या होता है? जड़ होता है, कुंभी रूप होता है। यह मूलांकुर से क्या होता है? विकसित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर बी है परासरवी, ऑप्शन नंबर सी है सहजीवी, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोपटघटनी। यस, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहजीवी। तो जो जड़ों में होता है, जो दालों की जड़ों में भी होता है, वो सहजीवन वहां पर करते हैं। वहां से प्लांट से क्या लेते हैं? भोजन, जो भी खाद्य पदार्थ है वो लेते हैं ये जीवाणु, और उसके बदले जो प्लांट है या पौधा है उसको देते हैं नाइट्रोजन। तो सहजीवन का यहाँ पर सहजीवन प्रदर्शित वो करते हैं। तो फलीदार पादपों या जड़ों में मौजूद जो गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसको कि क्या बोला जाता है? राइजोबियम बोला जाता है, जो सहजीविता सिम्बायोसिस का जीवन यापन करते हैं। तो सहजीविता में बता चुका हूं कि प्लांट इनको खाना दे रहा है और ये प्लांट को क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन दे रहे हैं। जहां एक और जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रोजन के नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर ये फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 24वां प्रश्न, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास डलबर्जिया, ऑप्शन नंबर बी है सीड्रस, ऑप्शन नंबर सी है क्वेकर्स, ऑप्शन नंबर डी है आर्जिमोन। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेकर्स, जो कॉर्क होता है वो क्वेकर्स के पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कॉर्क या ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? क्वेकर्स सुबर इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है। इस पौधे की उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है, और मतलब ये इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरेनियन रीजन इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है। कॉर्क अनियमित आकार का होता है, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त वाला भी, कोशिकाओं वाला भी यह होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मानव रुधिर में, ऑप्शन नंबर बी है खरगोश के रुधिर में, ऑप्शन नंबर सी है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, या ऑप्शन नंबर डी है मुर्गे के रुधिर में। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है, तो लेग हीमोग्लोबिन फली वाले पौधों जैसे अल्फाल्फा अल्फाल्फा या सोयाबीन की मूल ग्रंथियों में ये पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक समुद्रिक जानवर को, ऑप्शन नंबर बी है एक जलीय पौधे को, ऑप्शन नंबर सी है एक पौधीय रोग को, या ऑप्शन नंबर डी है एक जड़ रहित पौधे को। यस, तो राइट आंसर क्या है यहां से? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक जलीय H2O वाले स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट जलोद्भिद कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जिनमें वायु भरी हुई होती है, जो पौधों को तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक, मैकेनिकल टिश्यूज भी बहुत कम विकसित होते हैं, उनका पूर्ण रूप से क्या होता है? अभाव होता है। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन पे। आज का 27वां क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है कैप्सेसिन, ऑप्शन नंबर बी है लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर
सी है ज़ेंथोफिल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइकोपीन के कारण क्या होता है, जो टमाटर होता है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो लाइकोपीन क्या होता है? एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन होता है, जो टमाटर के लिए या टमाटर के लाल रंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्तमान आनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है? तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूगो डिब्रिज, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है थॉमसन हंट मॉर्गन। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? वर्तमान आनुवांशिकी विज्ञान के क्या है? जनक हैं। तो आनुवांशिकी की जो खोज की थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का इनको जनक भी कहा जाता है। मटर के पौधे भी इन्होंने प्रयोग किए थे और अपने 3 नियम वहां पर दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, प्लाउमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है टॉमस हंट मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी है बारबरा मैकक्लिंटॉक, ऑप्शन नंबर डी है वॉटसन एंड क्रिक। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारबरा मैकक्लिंटॉक इसका क्या है? राइट आंसर है। तो जंपिंग जीन का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था। ठीक है, तो इनके प्रतिपादक ये थे। इन्होंने क्या किया था? 1983 में विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवांशिकता का अध्ययन करते हुए देखा कि कुछ आनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा था कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्के के दाने में कुछ धब्बे निकलते हैं। ठीक है, तो मक्के के दाने पर उससे क्या होते हैं? कुछ धब्बे निकल आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है डीऑक्सीराइबोज या ऑप्शन नंबर डी है राइबोज। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या है यहां से? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है कि जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज क्या होती है? शर्करा होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है डीएनए की? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार से आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो जीव कोशिका होती है इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। पहला न्यूक्लिक अम्ल होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। और ये जो जुड़े हुए होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल जुड़े होते हैं, इसमें 4 प्रकार के क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। ठीक है, और जो डीएनए होता है ये मुख्यतः केंद्रक में होता है। तो डीएनए जो पाया जाता है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनी समक्षारक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन पाए जाते हैं। और इसके विपरीत अगर आरएनए की अगर हम बात कर रहे हैं तो आरएनए में क्या होता है? एक मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में ये होता है। तो आरएनए क्या होता है? कोशिकाओं के साइटोसोल में पाया जाता है, और इसके न्यूक्लियोटाइड अणु शर्करा जो होता है इसमें राइबोज होता है, तथा नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं इसमें एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है। तो थाइमिन की जगह इसमें क्या पाया जाएगा? आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन किसमें पाया जाएगा? वो पाया जाएगा आपका डीएनए में, और आरएनए में पाया जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यीस्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास क्लोरेला, ऑप्शन नंबर सी है एजोला या ऑप्शन नंबर डी है मोल्ड। यस, तो राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहां से? राइट आंसर हो जाएगा कि जैव उर्वरक का जो स्रोत है वो एजोला क्या है आपका? जैव उर्वरक का स्रोत है। तो एजोला को उसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के चलते इसको व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस फसल के नील हरित शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चना, ऑप्शन नंबर सी है धान, ऑप्शन नंबर डी है सरसों। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? धान आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो इनमें मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है तो धान प्रयोग हो जाता है जैव उर्वरक के रूप में। तो विभिन्न फसलों जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पिरिलिम, राइजोबियम, नीलियरी शैवाल, फॉस्फेट, सुलोबाइजिंग,
का प्रयोग किया जाता है। और ये सभी जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट, सेल्यूबाइलिजर और पौधे वृद्धि तत्वों का उत्पादन द्वारा ये पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नक्षत्र आपूर्ति हेतु धान की फसल के रूप में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है। ऑप्शन नंबर ए है साल्विनिया, ऑप्शन नंबर बी है एजोला, ऑप्शन नंबर सी है मार्सिलिया, ऑप्शन नंबर डी है टेरिडियम। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है एजोला। एजोला को क्या कहता है? जलीय एजोला को क्या किया जाता है? यह एक एजोला जो होता है यह एक सहचारी होता है और इसे साथ में मिलाने से, ठीक है, नीली हरी शैवाल इनके साथ मिलाने से ये उर्वरकता इससे प्राप्त होती है। और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। जबकि जो एजोला होता है एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबाइना एजोलाई की मदद से यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण की उपज क्षमता की वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास राइजोबियम लेग्यूमिनोरसेरम, ऑप्शन नंबर बी है राइजोबियम जैपोनिकम, ऑप्शन नंबर सी है राइजोबियम फेजियोलाई, ऑप्शन नंबर डी है राइजोबियम ट्राइफोलाई। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम जैपोनिकम इसका क्या है? राइट आंसर है। तो सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सीकरण के लिए उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया नीली हरित शैवाल, ब्रूगिलिन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित या रिड्यूस करने का कार्य करते हैं। उनमें कुछ हरे पौधे के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी, ठीक है, तो सहयोगी तौर पर या सिम्बायोसिस तौर के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचोसे ग्रंथि बैक्टीरिया या नोड्यूल बैक्टीरिया राइजोबियम है जो झुंड विशेष प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं टेबल में कौन कौन से हमारे पास हैं। तो सोयाबीन जो होता है इसमें राइजोबियम जैपोनिकम होता है, ठीक है। तीन पतिया घास क्लोवर जो होता है इसमें राइजोबियम ट्राइफॉली होता है। लूक करने में क्या होता है? राइजोबियम मेलिलोती होता है, ठीक है। जलीय फर्न एक्वेटिक फर्न में एनाबाइना एजोलाई होता है। और गुन्नेरा माइक्रोफाइला में नोस्टॉक मस्कोरम, ठीक है, तो नोस्टॉक मस्कोरम इसमें होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और आज का 35वां क्वेश्चन, स्कोर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने स्कोर गेन किया है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है यीस्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरेला, ऑप्शन नंबर सी है एजोला, ऑप्शन नंबर डी है मोल्ट। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो एजोला उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी ऊपर देख लिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइज और ये पसंद आ रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।